दोस्तों आज भी हॉरर एक्सपीरियंस वाली रोड से जा रहा हूँ। टाइम हुआ है 8:02। करीब 4 बजे से बैठ के 4 घंटे में एक वीडियो अपलोड हुआ। गलती मेरी है कि मैंने कहा ढिकाला वाला वीडियो है, थोड़ा नेचुरल ब्यूटी है, इसको क्यों ना 4K पे निकाल दिया जाए। लेकिन अब आगे के पार्ट तो भैया QHD में ही निकालूंगा। बार बार मैं बोलता हूँ लेकिन खुद ही को गलती करता हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगा। अभी मैं गया था कॉर्बेट, ढिकाला गया था और वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप कॉर्बेट में आए हो, आपको स्नो लेपर्ड दिखा क्या? मैंने कहा भाई कॉर्बेट में स्नो लेपर्ड कहाँ होता है, वो तो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, अबाउट ट्री लाइन होता है, यहाँ होता ही नहीं। बोले अरे नहीं सर किसी को दिखा है। तो मैंने कहा भाई दिखने को तो किसी को कुछ भी दिख सकता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं समझ गया भाई मजे ले रहा है भाई अगला। तो फिर उस बात पे मुझे एक बात याद आई, लेकिन बहुत सारे लोग थे तो फिर मैंने वहाँ बोली नहीं, लेकिन मैं आप लोग से बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, हरियाणा का है। उसने मुझे बताया, वो सच बताई कि ऐसे ही हंसी मजाक के लिए बनावटी बात बताई, लेकिन जो उसने बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि वो उसने थोड़ी हरियाणवी टोन में बताई थी ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। तो मेरे बोलने में शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा नॉर्मल टोन में। तो हुआ क्या कि उसने लगा लिए ज़्यादा पैग और वो अपने गांव लौटा। वहाँ चल रहा था जागरण, और जागरण में भोले बाबा की एंट्री होती है बाद में। तो वो पीछे कहीं से, जहाँ से कलाकार एंट्री लेते हैं जागरण में, वहाँ से भोले बाबा की ड्रेस में कोई कलाकार आ रहा था। ये इतने ज़्यादा नशे में था कि इसे लगा कि साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए, इससे प्रसन्न हो गए भोले बाबा। इसने पैर पकड़ लिया, अरे भोले बाबा आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। अपने जो वो हरियाणवी टोन में बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। तो अरे वो बोले मैं नहीं भाई, मैं कलाकार हूँ जागरण का। भाई बोला अच्छा बाबा मैं बेवकूफ़ हूँ इतना भी नहीं कि मैं आपको पहचान ना सकूँ। और वो पैर ही ना छोड़े, और उधर एंट्री के लिए भोले बाबा की एंट्री का इंतजार हो रहा था। और यहाँ वो जाए कैसे, ये तो पैर पकड़ के, दोनों पैर पकड़ के लेटा हुआ जमीन में। फिर लोग आए देखने, तो देखा यहाँ है, फिर उन्होंने उसको पकड़ा वकड़ा, फिर छुड़ाया, जागरण आगे बढ़ा। उसके पिताजी रसूख वाले थे, नंबरदार थे, उनसे फिर कंप्लेंट हुई सुबह उसकी। तो वो बोला गलती हो गई, मुझे लगा भोले बाबा दिख गए मुझे। तो भाई जब लोगों को नशे में भोले बाबा दिख जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड क्यों नहीं दिख सकता? दिख सकता है। आज ये इसमें गड़बड़ क्या है ना, गिट्टी डाल दिया। अब ये ना बहुत दिक्कत कर रही है रोड। गिट्टी के ऊपर मिट्टी भी डालनी चाहिए, हो सकता है डालेंगे, आज ही डाली होगी। और एक सब्सक्राइबर है बार बार मुझे बोल रहे हैं व्हाइट टाइगर पे वीडियो बनाओ, व्हाइट टाइगर पे वीडियो बनाओ। अरे मैंने कहा टाइम तो मिला, व्हाइट टाइगर में क्या वीडियो बनानी है? तो व्हाइट टाइगर में कोई और क्या है भाई। हाँ अभी एक चीज है कि एक लेपर्ड का बच्चा मिला है, अल्बिनो, यानी कि, और शायद वो पहली बार मिला है। पूरे डिटेल में एक्चुअली इतना ट्रैवलिंग में था कि लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है, मैं डिटेल में पढ़ नहीं पाया उसको तो मुझे, लेकिन बस अभी सडनली याद आ गया। तो वो उन लोगों को लगा कि बचाव के लिए गए, तभी लेपर्डेस आ गई वहाँ पे और ये लोग भाग गए। फिर वो बच्चों को लेके वहाँ से चली गई, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। ऐसे ही व्हाइट टाइगर होता है, प्रॉपरली अल्बिनो नहीं होता। उसमें एक जैसे मेलानिस्टिक में क्या होता है कि ब्लैक कलर का पिगमेंट हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसमें ऑरेंज या येलो जो उसका फर होता है, वो कलर का जीन डल हो जाता है, उससे वो कलर नहीं आता है, इसलिए वाइट टाइगर बनते हैं। दूसरी बात, बनते हैं मतलब पैदा होते हैं। सबसे पहला वाइट टाइगर
उसी राज्य में पैदा हुआ था जब राज्य होते थे, जहाँ मेरा गांव है रीवा राज्य हुआ, तो मिला तो था सीधी जिले में। मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन वही है कि बार बार लोग बोलते हैं तो लगता है कि चलो भाई ठीक है। वो सीधी जिले के कुसमी के पास में मिला था, और रीवा महाराज ने इनवाइट किया था, मेरे ख्याल से जोधपुर राजस्थान से कहीं से राजा साहब आए थे। तो पहले भी जैसे आजकल हम सफारी पे जाते हैं, पहले लोग शिकार पे जाते थे, और उसमें उन्हें जब वो मारने गए तो उन्हें 2 कप्स मिले वाइट कलर के। एक तो भाग गया, एक को उन्होंने पकड़ लिया। जो भाग गया बाद में उसका कुछ पता नहीं चला, और जिसे पकड़ लिया उसका नाम रखा मोहन, और उसे गोविंदगढ़ के किले में रखा। उससे क्रॉस करा के बहुत सारे अलग अलग जो बच्चे हुए उन्होंने गिफ्ट में दिए इंडिया के बाहर। तो ये माना जाता है कि आज जितने भी वाइट टाइगर हैं वो संतान हैं, मतलब उसका खानदान कैरी कर रहे हैं मोहन का। और एक घटना इससे याद आ गई, चलो एक अच्छा पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी तो ये मुझे लग रहा था कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा याद आ गया जो मैं रिपीट नहीं पहली बार बोलूँगा, कि जू में क्या होता है कि एक तरह से खेती होती है जानवरों की ना। तो वाइट टाइगर को बार बार इन ब्रीडिंग से क्रॉस कराते थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, जैसे आंखों का भेंगापन, उनको नज़र कम आना, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन क्योंकि वाइट टाइगर बिकता महंगा है, जब कोई जू या कुछ खरीदता है कहीं पे, तो वो उसको इन ब्रीडिंग कराते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वाइट टाइगर हो। चलो ये तो मैटर अलग हो गया, रिपीटेड हो गया। जो अभी मुझे बात याद आई वो ये बात याद आई कि टाइगर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। जो मैंने कई बार पहले बोला कि टाइगर को आप प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन उसे ख़त्म मत करिए, उसकी पोचिंग मत करिए, टाइगर अपने आप को खुद बचा लेगा। इसके कई उदाहरण हैं, सरिस्का में है, ख़त्म थे, जब रीइंट्रोड्यूस किए गए वापस सरिस्का में, मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है 45 प्लस हो चुके हैं। ऐसे ही पन्ना में ख़त्म हो गए थे, पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ से रीइंट्रोड्यूस किए गए, सरिस्का में रणथंबोर से किए गए थे, तो वापस फल फूल गए, अच्छे खासे नंबर्स हो गए, और बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, 2009-10 में ख़त्म हुए थे, अभी 15 ही साल हुए हैं। तो आपको बता रहा हूँ कितना स्ट्रांग होता है टाइगर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मुझे अभी अचानक से याद आ गया। कई जू में क्या करते हैं दोस्तों कि वो बच्चे को माँ से फौरन अलग कर लेते हैं। जैसे ही बच्चे को जैसे टाइगरस ने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि अक्सर वो कई बार अगर स्ट्रेस में आती है तो बच्चे को मार भी सकती है, तो हटा लेते हैं। तो जंगल में तो क्या होता है कि जनरली 18 महीने तक तो बच्चे रहते ही हैं माँ के साथ, तो 20-22 महीने में वो दोबारा बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, क्योंकि जब तक बच्चों के साथ होती है तो वो मेटिंग करती नहीं है। लेकिन यहाँ जू में जब उसका बच्चा उससे अलग कर लिया गया, तो उसकी ममता वाली फीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिर से मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो जनरली एवरेज होता है कि एक टाइग्रेस 1 साल में 1 लीटर को जन्म देती है जू में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक टाइग्रेस की लाइफ मान के चलिए 15 साल, 12 से 15 साल पकड़ लीजिए, और आप 12 ही ले लीजिए, और 3 साल में वो बच्चे पैदा करने लायक हो जाती है। तो उस हिसाब से आप समझ लो कि 3 बच्चों की भी एवरेज पकड़ोगे तो एक टाइग्रेस 27 बच्चों को पैदा करने में सक्षम है अपने जीवन काल में। तो आप सोचो कितनी बड़ी कितने बड़े नंबर्स को टाइग्रेस जन्म दे सकती है। यानी कि अगर खतरा हो जाए और कहीं किसी को अपनी नंबर्स बढ़ाने हों और एक बाड़े में कैप्टिविटी में रखे, ब्रीडिंग कराए, तो इतनी तेजी से नंबर्स बढ़ सकते हैं कि अगर 10 टाइग्रेस हैं, ये देखिए दोस्तों सामने आग लगी हुई है, नीचे दिख रही होगी, ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि रेलिंग नहीं है। ये गर्मी का टाइम बड़ा खतरनाक टाइम होता है, और अभी तो
पेपर में पढ़ा मैंने कि कोटद्वार में आग लगी थी, सुना है किसी ने लगाई थी। देखो भाई, ऐसा मत किया करो, पता नहीं इसके पीछे मंशा क्या है आपकी, लेकिन इससे वो इनोसेंट जानवर भी मर जाते हैं जो कि पता नहीं आपने मजाक मजाक में लगा दी, खेल खेल में लगा दी, या आपने बहुत ज़्यादा आग लगी है, आपने दारू पी हुई है और बीड़ी सिगरेट से जला दी। इतने जानवर, निर्दोष जानवर मर जाते हैं कि आप इतना तो मान लो कि आप नरक में जाओगे, स्वर्ग में जा नहीं सकते। नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, दोजख में जाओगे, जो भी है बोला जाता है, वहां जाओगे, स्वर्ग में तो नहीं जाओगे, क्योंकि आप बेजुबान जानवर को मार रहे हो सिर्फ अपने मजे के लिए। जंगल की आग एक नेचुरल प्रोसेस होती है, वो अलग चीज होती है। ये जो लगाई जाती है भीषण रूप ले लेती है, और जो अपने लेवल पे होती है छोटी आग होती है। और वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कंट्रोल्ड फायर लगा के अपना काम कर देते हैं। अब नेचुरल प्रोसेस की ज़रूरत है नहीं। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि भाई घास है, घास पुरानी जलेगी तो नया पनपेगा, तो डियर वगैरह के लिए अच्छा है। वो काम तो वो फरवरी में करते हैं, वो गर्मियों में नहीं करते फॉरेस्ट वाले। गर्मी में जो वो जलाते हैं आग, वो क्या करते हैं, फायर को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर वहां से फायर आ रही है तो इधर से वो क्या करेंगे, एक सर्टेन एरिया में फायर लगा के और उसको बुझा देंगे सामने खड़े होके ही। उससे क्या है कि जब वो आग बढ़ती हुई आएगी तो उसे नया जलने का सामान मिलेगा नहीं, और वो आगे उसको जब कुछ मिलेगा नहीं तो कंटिन्यू नहीं होगी। वरना बड़े जानवर भी मर जाते हैं बुरी तरह से। अभी कहाँ का था, कितना ऑस्ट्रेलिया में कहीं, और जहां भी आग लगती कितने जानवर। अभी तो मेरे ख्याल से कहाँ, लॉस एंजलिस में लगी थी, पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, कितनी आग लगी थी। बड़े बड़े जानवर झुलस के फंस जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता। वैसे तो उनके अंदर बचाव की भावना होती है, लेकिन और अगर जंगल की आग नेचुरल तरीके से है तो उनको बचना जानते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्शन से लगती है और हवा से फैलती है। जब कोई लगाता है ना तो प्लानिंग के साथ लगाता है, तो वो कई डायरेक्शन से आग आती है और वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता है, क्योंकि धुआं उठ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बच्चे माँ से बिछड़ जाते हैं और बहुत ही तड़प तड़प के मरते हैं। आप सोचो कि जो जानवर इतने साल से थे, आपको पता है टाइगर इंडिया के अंदर पता नहीं कब से थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता के आपने पढ़ा होगा बचपन से बुक में, तो मोहनजोदड़ो में एक स्टैंप मिली थी, उसमें एक आदमी, मतलब वो मुझे इसलिए याद आया कि उस टाइम पे भी मैन ईटर होते थे, कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठा है और गुस्से के फेस वाला टाइगर नीचे बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। तो सोचो उस टाइम पे उन्होंने स्टैंप बनाई थी, मतलब वो भी इस बात को जानते थे कि भाई ये इम्पोर्टेंट बात है। 5000 साल पहले। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी तरह से ये करो कि भाई आप अपने शौक के लिए कर रहे हो, मजे के लिए कर रहे हो, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही तकलीफदायक बात है जानवरों के पॉइंट से। बाकी जो नुकसान होता है वो तो है ही, जंगल से जो हमें फायदे हैं, लेकिन जानवरों के पॉइंट को मैं पहले रखूंगा तो बहुत गलत बात है। देखिए अभी आपको दिख रही होगी आगे, पूरी सीरीज में चल रही है और ये सीरीज में ही आगे बढ़ती जाती है। इसमें डियर, बार्किंग डियर बहुत है यहाँ पे। जिस इलाके में मैं चल रहा हूँ यहाँ भालू बहुत हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक महिला के ऊपर, वो जिंदा है लेकिन बहुत बच गई थी, वो जहाँ मेरी गाड़ी अभी चल रही है यहीं कहीं पे अटैक हुआ था, थोड़ा नीचे। यहाँ पे महुए के पेड़ भी है और यहीं हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले जो गांव निकला है वहीं उनका घर है। भालू के बॉडी में कितने बाल होते हैं, एक बाल ने आग पकड़ ली। डियर है, अब डियर भी आप समझ लो कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में है तो आप
ये समझ लो कि डियर भी माँ के साथ रहता है 1 साल तक। 1 साल के बाद उसको बोलते हैं ईयरलिंग। और माँ फिर मेटिंग कर लेती है, दोबारा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं माँ के, तो बच्चे पैदा होने के, चलो अब इससे मुझे कुछ याद आ गया, बच्चे पैदा होने के 3 दिन के करीब करीब माँ चली जाती है आइसोलेशन में, थोड़ा साइड हो जाएगी, बच्चों को जन्म देगी और घास में छिपा देती है। बच्चा उसी दिन चलने लगता है लेकिन छिपा देती है और उसको खूब चाटती है, बार बार चाटती है। अब चाटने से क्या होता है, मेन पर्पस है उसकी गंध को ख़त्म करना, ताकि प्रीडेटर्स जो है उसे सूंघ ना पाए। सूंघने की पावर टाइगर की कम है लेकिन नज़दीक से ज़्यादा है, मैंने कई बार बताया। लेकिन प्रीडेटर भालू भी है, ओमनीवोरस है, वो भी शिकार करना जानता नहीं है, मिल जाए तो शिकार कर लेता है, कहीं से भी दबा दुबा के काट के खा जाता है। उसके सूंघने की पावर बड़ी ज़बरदस्त है। जंगली कुत्ते भी हैं, उनके सूंघने की पावर बड़ी ज़बरदस्त है। तो माँ चाट चाट के उसकी गंध को ख़त्म कर देती है और उससे उसका सोशल बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड भी बढ़ता है बच्चे के साथ में। बच्चा भी पहचान जाता है माँ की। और 10 दिन बाद वो अपने हर्ड में लाना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर टाइम बच्चे घास में ही रहते हैं। और जब वो बच्चे दोबारा पैदा हो जाते हैं तो जो पहले वाले बच्चे थे माँ से फिर आके, तो माँ के पास में फिर आने लगते हैं। थोड़ा अलग जाएंगे, थोड़ा आएंगे, जो बीच में अलग हो गए थे, फिर धीरे 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 वो अलग हो जाते हैं। और उनके जो एंटलर्स आने शुरू होते हैं, तो शुरू में जो ईयरलिंग है मेटिंग के लिए इनको मेटिंग के राइट मिलते नहीं हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर दोस्तों जो डियर का होता है उसमें जिसके ज़्यादा बड़े सींग होते हैं, जंगल के अंदर की बात करेंगे, उसका मतलब देखिए वाइल्ड लाइफ में 100% तो कोई बात होती नहीं है। मैंने पहले बताया 2+2 हमेशा 4 नहीं होते, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। तो जनरल बात जो बता रहा हूँ कि जनरल बात में जिसके एंटलर्स बड़े हैं उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका सोशल स्टेटस बड़ा है। और एंटलर्स ये गिरा देते हैं। जो एंटलर्स बड़े होते हैं वो क्यों बड़े होते हैं डियर के, वो जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना हाई होगा उतना ज़्यादा एंटलर बड़े होंगे। जैसे मस्त हाथी होता है, कभी डिकाला में मुझे मस्त हाथी मिला था और मैंने सामने से निकला और उसने कोई नुकसान नहीं किया। एक जिप्सी आगे जा रही थी, हमारी जिप्सी पीछे थी और बीच से निकल गया था। उसने दोनों जिप्सी के पीछे चेज नहीं किया और झाड़ियों के अंदर जाके जब मैंने जूम भी किया तो देख रहा था, रुक गया था, फिर उसने एक्टिविटी बंद कर दी, एकदम अलर्ट हो गया। तब मैंने ड्राइवर से कहा भाई अब ये हम पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि मैंने कई बार पहले आपको बताया कि हाथी जब अपनी एक्टिविटी बंद कर दे, कान फड़फड़ाना बंद कर दे, डाली तोड़ना या चलना बंद कर दे, तो समझ लो कि अब उसके दिमाग में आपके लिए प्लानिंग चल रही है, तो निकल लो पतली गली से। तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है हाथी में, तो मस्त के रूप में टेम्पोरिन नाम का एक फ्लूइड निकलता है, उसकी स्मेल आती है। वो भी हमने स्मेल करी थी क्योंकि वो निकल के गया था और सामने से तो हमारी गाड़ी पीछे थी, तो स्मेल हमें साफ साफ आई थी। और वो टेम्पोरल ग्लैंड से निकलता है, इसीलिए इसको टेम्पोरिन बोलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस हाथी का वो फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा है, क्या वो मीटिंग नहीं करते, वो मीटिंग करते हैं। अभी रिसेंटली मुझे 30 हाथियों का हर्ड मिला था, तब भी मैंने बताया था कि 2 टस्कर थे, उम्र दराज थे, वो मीटिंग के लिए ही आए थे और उनका टेम्पोरिन यानी कि मस्त वाला फ्लूइड नहीं निकल रहा था, बट वो करते हैं। लेकिन अगर फीमेल को चॉइस मिल जाए, 2 टस्कर उसके पास टस्कर या बुल एलिफेंट उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी तो किसी ने मुझसे कमेंट पे पूछा था कि काऊ एलिफेंट क्या होता है। तो काऊ एलिफेंट, जो फीमेल एलिफेंट होता है उसको काऊ एलिफेंट बोलते हैं, और जो मेल एलिफेंट होता है उसको बुल एलिफेंट बोलते हैं, क्योंकि टस्कर और मखना अलग अलग वर्ड है। जिसके दांत होते हैं वो टस्कर, जिसके
दांत नहीं होते, वो भी बुल एलिफेंट होता है। तो अगर दो उसके पास अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मस्त पीरियड में, एक मस्त पीरियड में नहीं है, तो वो प्रेफर करेगी मस्त वाले को, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। यही चीज़ डियर के अंदर है कि जिसके सींग यानी कि एंटलर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, उससे फीमेल को मालूम चल जाता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो उसको प्रेफर करेगी। हालांकि फीमेल के पास हमेशा चॉइस होती नहीं है, चाहे वो डियर के मामले में। हाथी के मामले में क्या होता है कि वो बुल एलिफेंट आया होता है हर्ड में, और उसके फीमेल के सपोर्ट में और भी फीमेल होती हैं, तो वो जोर जबरदस्ती कर नहीं पाता उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बाकी उसको खदेड़ देती हैं। जब 7-8 बड़ी बड़ी हथनियाँ पीछे पड़ेंगी तो उसे भागना पड़ता है, अकेला हाथी नहीं मुकाबला कर पाएगा, बार बार आता है। तो एक बार हथनी के पास चॉइस होती है, जो थोड़ा निकल के उसकी तरफ आएगी, स्ट्रेस में होगी, तो उसके चॉइस है। डियर के पास उतना चॉइस नहीं है। डियर में क्या है कि वो पावर से अपना हरम बनाता है मेल, जो दूसरा उसकी तरफ आएगा उसको वो खदेड़ देगा। और यहाँ डियर में उस फीमेल को सपोर्ट करने के लिए दूसरी डियर नहीं आएंगी, वो अकेली पड़ जाएगी। तो वो उसके पास उतनी चॉइस नहीं है। तो लेकिन ये मान के चलो आपकी जो डोमिनेंट है, तभी उसने अपना हरम बनाया है। जो ईयरलिंग है और जो दूसरे कमज़ोर हैं, उनके पास उतने मेटिंग राइट नहीं है, तो लेकिन वो ऑटोमेटिकली है ही वो डोमिनेंट, यानी सींग बड़े हैं तभी उसका स्टेट एंटलर्स, सींग यानी कि एंटलर्स अगर बड़े हैं तभी उसने अपना डोमिनेंस बनाया है, तो उसको मीटिंग का मिल जाती है। यहाँ मुझे सड़े मांस की बदबू आई, कोई शिकार किया हुआ है किसी जानवर ने। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो जब इनके एंटलर्स हर साल गिरी जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनके एंटलर्स गिरते हैं और दोबारा उगते हैं, तो उनके ऊपर एक वेलवेट की परत चढ़ती है, जो कि ब्लड सप्लाई करती है और सींग को यानी कि एंटलर को ग्रो करने में मदद करती है। उसके बाद उसको वो जब वो सूखने लगता है तो वो उसको रगड़ते हैं पेड़ के तने में, तो आपको लाल लाल रंग के तने नज़र आ जाएंगे हर जगह। वो होता है इसने अपने एंटलर्स को रगड़ा है। अब एंटलर्स रगड़ रगड़ के झड़ जाते हैं। अब जब वो झड़ जाते हैं यानी कि हार्ड एंटलर हो जाते हैं, तब इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है, और उसके बाद पीक पे पहुंच जाता है। फिर ये अपने रटिंग पीरियड में होता है, फिर मेटिंग करने के बाद, और जब इसके एंटलर गिरने लगते हैं, लूज होने लगते हैं, फिर ये झटका देता है तो अचानक से गिर पड़ते हैं। अचानक से इसका स्टेटस जो कि डोमिनेंट था, किंग था, उसका स्टेटस डाउन हो जाएगा, क्योंकि सबके एक साथ तो नहीं गिरते। तो जो दूसरे के हैं, अब वो कहेगा अच्छा बेटा तूने मेरे घुसेड़ा था एंटलर है, आजा, तो ये भागेगा। तो जो मतलब एक आदमी के पास बंदूक थी, बंदूक उसकी छीन ली गई, वो निहत्था हो गया। निहत्था तो खैर नहीं हुआ, इनके अगले पैरों में भी पावर होती है मारने की अच्छी खासी, वरना तो फीमेल के पास तो पावर ही ना रहे, उस पर तो सींग होते नहीं एंटलर। फीमेल काटती बहुत बुरा है। आपस में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल मेल लड़ते हैं। हाँ, पहले वो बात कंप्लीट कर दूं कि जब इनके जैसे ही एंटलर गिरेंगे, इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। फिर इनके दिमाग में एक ही थॉट आएगा, जीवन मोह माया है। तो बस फिर ये आया बरगद का पेड़ पहला वाला, तो फिर इनके सारी मोह माया खत्म हो जाएगी और ये अपना सादा जीवन, उच्च विचार वाले थॉट्स आ जाएंगे इनके अंदर। फिर वो होगा जब एंटर, तो फिर उनके वही सीन हो जाएगा, साइकिल घूमेगा। ये प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है। अब मैं फीमेल की बात बता रहा था कि फीमेल के आपस में लड़ती नहीं है, बहुत लड़ती हैं। तो टांगों से तो मारती हैं अपनी, उनके टांगों में करीब करीब वही पावर होता है जैसे कि घोड़े की दुलत्ती में होता है, लेकिन वो पुट्ठों पे काटती हैं, कंधे पे काटती हैं दूसरे को, और जबरदस्त तरीके से काटती हैं।
और इसमें क्या होता है कि जब मीटिंग वाले पॉइंट में एक बात और मुझे याद आई कि जब मेल जाता है फीमेल के पास तो वो पहले चेक करता है, तो जनरली प्राइवेट पार्ट्स होंगेगा, और अगर उसने यूरिनेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि यूरिन से वो अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि इन जानवरों का यूरिन पूरा बायोडेटा होता है इनका, तो वो पता लगा लेता है कि ये रिसेप्टिव है कि नहीं है। तो अगर वो यूरिनेट नहीं करती तो ये अपना मुंह से धक्का मारता है प्राइवेट पार्ट्स में और फिर वो यूरिनेट कर देती है डियर, और फिर ये पता लगा लेता है कि रिसेप्टिव है कि नहीं है। अच्छा, पता कैसे लगाता है? अपने ऊपर के होठों को मोड़ता है, जिसको कि बोलते हैं फ्लेमेन इफेक्ट। तो अपने होठ ऊपर उठाता है और फिर वो फ्लेमेन इफेक्ट से सूंघ के पता लगाता है कि ये फीमेल रिसेप्टिव है कि नहीं है तो फौरन वहाँ से चला जाता है, फिर रुकता नहीं है। और अगर वो है तो फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जो वो करेगी वो ये करेगा। अगर वो चल रही है तो उससे 5-6 फीट के फासले पे खड़े होके ये भी चल रहा है, चल रही है तो ये भी चल रहा है। वो लेट जाएगी थोड़ी दूर पे, वो लेट जाएगी तो ये लेट जाएगा, वो बैठ जाएगी तो ये बैठ जाएगा, ऐसे करके करना शुरू कर देता है। फीमेल भी अगर रिसेप्टिव होती है तो वो भागने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन कई बार ऐसे ही वो दूर भागने की कोशिश करती है तो ये इसके पीछे आता है। अगर ये नहीं आता है पीछे तो वो फीमेल खुद वापस लौट आती है। ऐसा होता है इनका सिस्टम। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे ख़त्म हुई, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो गया है। अब मिलेगा यहाँ खरगोश। उस दिन यहीं पे उल्लू आगे मिला था, तो उसके हाथ में शिकार था ना, तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि वो आपका दोस्त खरगोश ही था जिसे उल्लू ने मार दिया। मुझे भी लगा ऐसे ही तो नहीं, खैर खरगोश एक नहीं होता, कई होते, लेकिन उसके बाद भी एक दिन मुझे मिला था यहीं पे, बस थोड़ा आगे ही उल्लू बैठा हुआ था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि खरगोश ही रहा हो, क्योंकि मछली नहीं थी, वो काफ़ी बड़ा सा था। पॉसिबिलिटी है कि वो खरगोश रहा हो। सामने आंखें हैं दोस्तों, आंखें हैं। यहाँ पे मैं जूम करूँगा आपको, यहाँ पे राइट बिल्कुल, ये देखिए जा रहा है, क्या है, रुक गया। वो लेपर्ड है बहुत। देखिए दोस्तों, इसको भी मैं जूम नहीं करूँगा, मैं जो देखिए लेपर्ड है, और ये छोटा लेपर्ड है। एक है कि दो है? ये लेपर्ड है और बैठ गया, ये बैठ के चल रहा है, बिल्कुल बैठ के चल रहा है। और मुझे तो लग रहा है इसके पीछे भी कोई है। दो है, देखिए बिल्कुल दब के जा रहा है। मैं जूम कर दूंगा एडिटिंग पे, और ये देखिए दब के जा रहा है। पीछे भी एक खड़ा है इसका, और उसके पीछे एक आँख है और ऊँचा। ये इसका बच्चा है, लेपर्ड का कब है, देखिए पीछे से भाग रहा है। वाह, अभी आगे ही गई है तो मिलेगी, क्या पता रोड को भी क्रॉस करे। ये देखिए बच्चा रोड को क्रॉस करने जा रहा है दोस्तों। देखिए ये देखिए, ये नहीं, ये तो जैकल है, लेकिन आगे तो लेपर्ड है, ये बच्चा नहीं है तो जैकल है। ये मतलब लेपर्ड के पीछे जैकल चल रहा है, लेपर्ड आगे, ये तो जैकल है। तो लेपर्ड इस तरफ चला गया है और वो साफ है, लेपर्ड कोई डाउट नहीं है, रिकॉर्ड हो गया है। जब मैं एडिटिंग करूँगा तो वो दिख जाएगा आपको साफ, जैसे उस दिन भी दिख गया था ना। इसीलिए मैंने आज कोई जूम वूम करने की गलती नहीं की, क्योंकि एडिटिंग में जब लाइट पड़ती है तो दिख जाता है वो। तो अभी तक दोस्तों हमने सुना था कि टाइगर का पीछा करता है जैकाल, कि शिकार खाने को मिलेगा, लेकिन आज देखा एकदम पीछे, एकदम पास में लेपर्ड के पीछे जैकाल, और उसके पीछे भी मुझे कुछ आग दिख रही थी चमकते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए। इसका मतलब क्योंकि पेयर में होते हैं ना जैकाल, तो ये लेपर्ड के पीछे जा रहा था। इस बात की उम्मीद तो नहीं है कि लेपर्ड को इसने खदेड़ा होगा शिकार से,
यानी कि लेपर्ड कहाँ जा रहा है ये देखने जा रहा था कि शिकार मिलेगा मुझे। तो चलिए दोस्तों, यात्रा सफल हो गई। आजकल लेपर्ड की साइटिंग तो बहुत हो रही है मुझे। तो चलिए दोस्तों, फिर एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। ये खरगोश मिल गया, अपना दोस्त खरगोश भी मिल गया। अब ये वो वाला दोस्त है कि दूसरा है, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।